नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमर कस ली और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण सुझाव राज्य की तरफ से दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार एकजुट होकर एकीकृत प्रयास नहीं करेंगे तब तक नक्सलवाद का सफाया संभव नहीं है। विपक्ष ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं की। कहा कि सुझाव से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। साथ ही आरोप भी लगाया कि नक्सलवाद के मुद्दे पर राज्य सरकार के पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या सीएम भूपेश के सुझावों को केंद्र मानेगा? सवाल ये भी उठता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का स्थायी समाधान इस तरह कैसे हो पाएगा? ये लड़ाई तो राज्य की नहीं है न केंद्र की है, दोनों के समन्वित होकर ही लड़ना पड़ेगा। बस्तर में नासूर बन चुके नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपनी चिंता जाहिर की है और इसके खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 5 महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। नक्सल मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केंद्र बनाम राज्य की नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए दोनों सरकारों को एक साथ आना होगा। हालांकि भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़े नक्सलवाद के लिए बीजेपी शासनकाल को जिम्मेदार बताया। 15 साल वो लोग सत्ता में रहे भाई, तो वो लोग तो खत्म कर नहीं पाए, है ना। और वो जैसे जैसे वो इलाज करते गए, मर्ज और बढ़ता गया, तो बीमारी बढ़ती गई उनमें। तो कहाँ 3 ब्लॉक में था, वो 14 जिले में फैल गया। ये तो उनकी उपलब्धि है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों के लिए मुख्यमंत्री ने पूर्व की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया कि राज्य सरकार के पास नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कोई प्लान नहीं, वो केवल इस पर राजनीति कर रही है। अमित शाह को मुख्यमंत्री के दिए गए सुझाव पर भी बीजेपी नेता ने तंज कसा। मुझे नहीं लगता कि उसमें नक्सल समस्या को लेकर के कोई बेहतर कोई सुझाव हो जिसके क्रियान्वयन से नक्सल समस्या का समाप्ति हो, बल्कि सुझाव वैसे दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राशि प्राप्त हो और उस राशि का प्रदेश में बंडर बांट किया जा सके। इसके पहले भी जो राशि आई है प्रदेश में, उसका क्या हश्र हो रहा है हम सबके सामने में है। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, केंद्र भी चाहता है, अमित शाह जी भी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने भी प्रयास किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके माध्यम से जब तक के वहाँ के लोगों की व्यवहारिक दिक्कतें दूर नहीं होगी, अच्छा प्रशासन नहीं मिलेगा, तब तक के मुश्किल काम है। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउंट पर लौह अयस्क देने की मांग की है। उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएं, लघु वनोपज, वन औषधियों और प्रसंस्करण इकाइयों व कोल्ड चेन की स्थापना के लिए अनुदान का सुझाव भी दिया है। मुख्यमंत्री ने इंद्रावती नदी पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की है। वहीं आकांक्षी जिलों के कलेक्टर्स को हर साल 50-50 करोड़ रुपए देने की मांग की है। बहरहाल नक्सलवाद की सफाई के लिए मुख्यमंत्री के सुझावों पर केंद्रीय गृह मंत्री कितना गौर करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मुख्यमंत्री के सुझावों पर मोर्चा खोल दिया है। उसके मुताबिक राज्य सरकार केवल पैसा लेने के लिए केंद्र को सुझाव दे रही है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर भले ही सियासतदान आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन बस्तर के लोगों की क्या सोच है, ये भी सुन लीजिए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला तो रोजगार और साथ में शिक्षा, और इसकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वरोजगार के लिए उन्होंने कहा है कि आप 50-50 करोड़ रुपए कलेक्टरों को दीजिए ताकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जा सके। यहाँ अगर स्थानीय स्तर पे उद्योग लगते हैं और उद्योगों को लौह अयस्क की उपलब्धता होती है तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पे रोजगार उपलब्ध होंगे और बेरोजगार जो युवा हैं जो नक्सलवाद की ओर जाते हैं वो उनका बस्तरवाद की ओर पलायन रुकेगा, तो वो निश्चित रूप से यहाँ के विकास में सहभागी बनेंगे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, समय समय पे विकास की योजना इनके द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा।
जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो एक पत्र लिखा गया, उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं और राज्य सरकार ने कहा है कि अगर सहयोग मिलेगा तभी इसे जड़ से आप खत्म कर पाओगे। ये बात तो खैर बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य और केंद्र का तालमेल, क्योंकि ये समस्या केवल एक राज्य की नहीं बल्कि आस पड़ोस के कुछ राज्यों में एक पूरे फैले कॉरिडोर में है, तो इसीलिए बाकी राज्यों का, केंद्र का और केंद्र के साथ में राज्य का स्पेसिफिक कंट्रोल होना, तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मनीष सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं, जिनका लंबा तजुर्बा है इस समस्या से भी और समस्या के समाधान के लिए अब तक जितने प्रयास हुए उनकी तरफ भी। इस पत्र को आप कैसे लेते हैं मनीष जी? क्योंकि पहले भी कई दफा हमने नक्सलवाद के खात्मे पर हुए प्रयासों पर कई डिबेट्स की हैं, उसमें आप हिस्सा रहे हैं। इस प्रयास को कि राज्य एक पत्र लिखता है, कुछ सुझाव देता है, केंद्र को ये जताता है कि बिना सहयोग के काम नहीं होगा, कैसे लेते हैं? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी बधाइयाँ। अभी जैसा कि आपने विषय छेड़ा है कि नक्सल समस्या को लेकर के राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है केंद्र को, तो मुझे लगता है कि ये पत्र अगर सही ढंग से अगर इसकी नीयत पर सवाल ना उठे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है और इसकी सार्थकता जो है ना बनी रहेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सियासी तौर पर कांग्रेस, भाजपा, भाकपा सारे लोग करते रहे हैं। जब भी कोई दल सत्ता में रहता है, दूसरा दल नक्सलवाद की हिंसा, नक्सलवाद के आंकड़े, नक्सलवाद को लेकर के विकास, इन तीनों मुद्दों को रख करके हमेशा सत्तारूढ़ दल को निशाने पर लेता रहा है और हमेशा इसके द्वारा इन सरकारों को घेरने का प्रयास किया जाता रहा है। मुझे अभी जो ये पत्र का जो मजमून सामने आया है, निश्चित रूप से जो विकास के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गौर करना चाहिए और गौर करते हुए इन विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। नक्सलवाद का जो जहां तक ताल्लुक है, ये केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के जब तक इस विषय पर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस विषय पर इसकी गंभीरता भी प्रतिपादित नहीं होगी और इसके निराकरण की दिशा में जो है कोई सार्थक कदम नहीं उठेगा। पर हम जैसा देख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों में नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मसला है पूरे देश में। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर के क्या गंभीरता दिखाई है? मुझे लगता है अगर हम इस पर देखेंगे तो हमें इस पत्र के मजमून और इसको लेकर के नियत का जो सवाल उठ रहा है, ये दोनों चीजें जो है हमारे सामने परिलक्षित हो जाएंगी। देखिए, नक्सलवाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का विषय सरकारें मानती रही हैं, तभी जो है केंद्र और राज्य सरकारें जो है वो सुरक्षा बलों के माध्यम से नक्सलवाद का हल ढूंढने की कोशिश करती रही है, नक्सलियों के खात्मे का प्रयास किया है। दूसरा कदम जो है, नक्सलवाद के क्षेत्र में जिन इलाकों में नक्सलवाद पैर पसारा हुआ है उन इलाकों में विकास कार्यों की बात आई है। इसको लेकर के पिछली 15 साल तक जो रमन सरकार जो है छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ रही है, उसने भी प्रयास किए हैं। इस सरकार ने भी कहीं ना कहीं बस्तर के विकास को छूने की कोशिश की है। बोधघाट परियोजना उसका एक सीधा साधा उदाहरण है और बोधघाट परियोजना को लेकर के जिस ढंग से इस सरकार ने आगे एक कदम बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं बस्तर वासियों में और बस्तर में विकास का एक नया सूत्रपात करने की दिशा में इनका एक कदम माना जा सकता है। पर मुझे लगता है कि ये पूरे मामलों को लेकर के एक एक विषय, जैसे कि कलेक्टरों को 50-50 करोड़ की बात की गई थी, ये अगर हम भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने आईएपी के तहत कलेक्टरों को 30-30 करोड़ रुपए, 25 करोड़ से शुरू किया और 30-30 करोड़ रुपए देने की उन्होंने शुरुआत की। नक्सल प्रभावित इलाकों में निश्चित रूप से इसका कुछ सदुपयोग हुआ और इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ। बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो केंद्र सरकार को इस राशि को बंद करना पड़ा और ये योजना खत्म करनी पड़ी। बोधघाट पन विद्युत परियोजना है, निश्चित रूप से इसको जब 80 के दशक में
जब इस पर विराम लगा था उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उस दौरान यहाँ के लोगों ने इस पर जो इसके औचित्य पर सवाल उठाया तो केंद्र ने जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर के जो है ना इसको बंद करवा दिया गया। अभी जो इस पर जो सरकार ने पहल की है, ये पहल जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो बस्तर के जो जनप्रतिनिधि है, बस्तर की पूरी 12 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, बस्तर में एक सांसद जो है ना, बस्तर के सांसद जो है वो कांग्रेस के हैं। कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से बड़े बेचैन हैं इस परियोजना को लेकर के। ग्रामीणों का जो विरोध सामने आ रहा है और विधायक जो है कहीं ना कहीं बैठकें करके इस परियोजना के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लोग जो है वो शायद इसका विरोध करेंगे। और पिछले दिनों एक जो इस पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस पर कि ग्रामीणों ने आकर के एक कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम भी शामिल थे और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा राम तोड़ेम भी शामिल थे। सर्व आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई जमीनी पहल की जा रही है और इसको किस रूप में सरकार समन्वय स्थापित करके इसके विकास का को जो है आगे ले जाएगी। और बोधघाट परियोजना का जो खाका फिलहाल अभी जो खींचा जा रहा है, इसको सरकार कैसे आगे बढ़ा पाएगी, ये मुझे समझ में नहीं आता। आज विकास की बात अगर हम करें, बस्तर में LWE योजना के तहत बहुत सारी सड़कों का निर्माण कार्य आज भी लंबित पड़ा है। कहीं अगर हम नारायण ओरछा से बारसूर वाला रोड देखें, जगरगुंडा वाला रोड देखें, तिमेड़ से लेकर के कोतापल्ली वाला रोड देखें, ऐसे बहुत सारे सड़कें हैं जो आज भी सुरक्षा के अभाव में अटकी पड़ी हुई हैं। सरकार अगर इस पर एक फोकस करे तो मुझे लगता है कि ये विकास कार्य कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में और नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों में एक मनोबल बढ़ाने में काम आएगा और विकास जो है वो धरातल पर दिखाई देगा। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त मनीष जी हमारे साथ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो दिग्गज नेता भी जुड़ चुके हैं। TS सिंहदेव साहब हैं। मंत्री महोदय नमस्कार, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। बृजमोहन अग्रवाल जी नमस्कार, पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्षक हैं। अग्रवाल जी नमस्कार। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आईबीएस परिवार की तरफ से। सर, आज जो चिट्ठी लिखी, सिंहदेव साहब सवाल आपसे है। मनीष जी से हम बात कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार उस इलाके के। जो पत्र लिखा है उससे भारतीय जनता पार्टी का उस पर रिएक्शन क्लियर है कि प्रयास दिखता नहीं है, केवल ये पैसे कैसे ले लें इसको लेकर के ये पत्र है। क्यों ये सोच है विपक्ष की? क्या ये इस मामले में ठोस सरकार कर रही है? उनको उत्तर आप दें, प्रदेश को भी उत्तर मिलेगा। जी, इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले विशेष पैकेज उपलब्ध होते थे। EWS के नाम से विशेष पैकेज आते थे। हर जिले में 50 करोड़ या उसके तुलना की राशियां आती थी और ये माना जाता था कि नक्सल समस्या के निजात के लिए एक आवश्यक इनपुट वहाँ का समतुल्य से अधिक विकास भी है कि मुख्य धारा से लोगों को अगर जोड़ना है तो वहाँ के विकास के पैमानों को हमको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ समय से ये EWS के नाम से जो अतिरिक्त फंड आते थे इनको रोक दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए सामान्य बजट में जो आवंटन रहता है उससे अतिरिक्त राशि जो आती थी वो केंद्र सरकार को देने पे विचार करना चाहिए। और इसके पहले भी बातें होती रही हैं, पत्राचार भी होता रहा है। जब माननीय गृह मंत्री जी आए रहे होंगे उन बैठकों में भी ये बात हुई है। प्लानिंग कमीशन या अब जो नए स्वरूप में वहाँ बॉडी है वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को पहले भी रखा है। और आज अगर वो गए हैं गृह मंत्री जी से मिलने के लिए तो नक्सल समस्या के निजात के लिए अन्य बातों में एक बात वो जरूर दोबारा रखना चाह रहे हैं और इसलिए पत्र के माध्यम से भी लिखा है। बृजमोहन जी, आपने अगर रिएक्शन देखे हों और सुने हों तो विपक्ष का कहना है कि केवल पैसों की मांग के लिए हर बार पत्र लिखे जाते हैं।
क्या इसमें सरकार की मंशा और ठोस रणनीति या असर आप नहीं पाते, जिस वजह से आरोप लगते हैं? और एक इम्पैक्ट हमेशा विपक्ष के लिए क्रिएट होता है जब जब पत्र लिखा जाए और प्रदेश बीजेपी इसका विरोध करती है कि पत्र लिखने से क्या होगा, और राज्य कहता है कि हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ एक ऐसी छवि क्रिएट होती है कि इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, पत्रों के इम्पोर्टेंस को, पत्रों के महत्व को भूपेश बघेल जी ने और इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। क्योंकि वो हर बात पर प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखते रहते हैं और उससे ऐसा लगने लगा है कि राज्य सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती, वो सब कुछ केंद्र सरकार पर डालना चाहती है। अगर बारदाने के राज्य सरकार को खरीदने हैं तो केंद्र सरकार पर डाल देती है, कोई भी काम होता है तो केंद्र सरकार ऐसा करे। इन्होंने जो सुझाव दिए हैं अच्छे सुझाव हैं, परंतु अभी तक राज्य सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक भी स्टेप उठाया हो, उन क्षेत्रों के विकास के लिए एक भी अतिरिक्त पैसा दिया हो, पिछले 2 सालों में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कोई इनके स्टेप्स हों तो जरा वो इनको बताएं, जरा उसकी जानकारी दें। अब टाटा स्टील प्लांट वहां पर नहीं लग रहा है, रुहिया का जो प्लांट लगना था स्टील का वो नहीं लग रहा है, अब ये नए स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं। जरा बताएं कि पर्यावरण का क्लियरेंस कैसे होगा, आदिवासियों को मुआवजा कैसे मिलेगा, उनके झाड़ों की रक्षा कैसे होगी। ये बोधघाट परियोजना की बात कर रहे हैं, जरा बोधघाट परियोजना से ठीक से जरा बताएं कि उससे कितनी सिंचाई होगी, उसमें खर्चा कितना आएगा, क्या बोधघाट परियोजना आज के समय पर इंप्लीमेंट किया जाना क्या संभव है? क्या सबसे पहली आवश्यकता तो है कि बस्तर के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के पैसे मिले हैं, LWE के तहत सड़क बनाने के लिए पैसे मिले हैं, आज तक उन पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सड़कें नहीं बना पा रहे हैं वहां पर। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर ब्लॉक में हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक में क्या, हर जिले में नहीं लगी है। जरा बस्तर में, मैं कहता हूं सबसे पहले बस्तर के हर ब्लॉक में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगा दें, उसके लिए छूट दें। अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्टील प्लांटों को छत्तीसगढ़ में छूट दी है, कुछ उनका अभिनंदन भी हुआ है। जरा बस्तर में एग्रीकल्चर बेस्ड प्लांट लगेंगे, बस्तर में फॉरेस्ट बेस्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड प्लांट लगेंगे, उसके लिए हम इतनी छूट देंगे, उतनी लागत की हम छूट देंगे। तो इसके लिए जरा कुछ घोषणा करें तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी। और छत्तीसगढ़ सरकार अतिरिक्त बटालियन बनाकर अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करे, इसके लिए अगर उसका उपयोग कर पाए तो मुझे लगता है कि केंद्र से तो हम मांग करें, मांग करना अच्छी बात है, परंतु राज्य सरकार क्या स्टेप उठा रही है? आज केंद्र से जो हमें पैसे मिल रहे हैं LWE के तहत, उनको हम पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। संदेव साहब, आपने सुना होगा कि विपक्ष को किस बात पे आपत्ति है कि हर बार पत्र लिखकर क्या पत्र की गरिमा खत्म की जा रही है? क्या हम केवल डिमांड पैसों को लेकर के कर रहे हैं? वही बात ओवरऑल निकल कर आती है कि क्या किया सरकार ने, ये दिखे। इसमें अगर पत्र लिखने से पत्र की गंभीरता है या पत्र के औचित्य पे ही सवाल उठेंगे, और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं दीपावली की बधाई देता हूं, दोबारा किसी विषय के ऊपर पत्र लिखना पड़े। जी ब्रिजमोहन भाई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई दूज की भी, गोवर्धन पूजा की भी। चलिए, आपको दीपावली की बधाई, आपको पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। जी जी, उसमें अगर पत्र ना लिखा जाए तो मुझे दूसरा माध्यम बता दें कि लोगों को भी जानकारी मिले। अच्छी बात है, हर हफ्ते अगर एक पत्र लिखा तो साल के तो केवल 50 पत्र हुए। पत्र लिखने की बजाय एक मुख्यमंत्री अगर अलग विभागों को जोड़ के, नहीं, पत्र लिखने की बजाय जी सिंहदेव साहब अपनी बात पूरी कर लें, फिर ब्रिजमोहन जी आप अपनी बात रखिएगा। प्रधानमंत्री जी से मिले, वो मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री जी से मिले और उनसे मिलकर चर्चा करें तो उनको समझ में आएगा कि किन बातों को केंद्र पूरा कर सकता है, किन बातों को राज्य को पूरा करना है, किन बातों को हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। केंद्र के खाली पत्र लिखने से ये आरोप प्रत्यारोप होता है, समस्याओं का समाधान नहीं होता। जी सिंहदेव जी, अब उत्तर दें। जी, एक हफ्ते में एक पत्र की बात हुई, मैंने 52 पत्र बताए कि साल के केवल 52 पत्र होते हैं।
और मैं नहीं समझता कि ये व्यवहारिक है या संभव है कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य से 52 दिन साल के हर हफ्ते दिल्ली के चक्कर लगाएं। ना तो ये मुख्यमंत्री के गरिमा के अनुरूप होगा और ना ही मैं समझता हूँ कि इतना समय मुख्यमंत्री निकाल पाएंगे या वहाँ के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या वो भी निकाल पाएंगे। और कितने राज्य हैं, 31 तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज जीएसटी काउंसिल में अकेले हैं, कितनों से केंद्र के लोग मिल सकेंगे। तो पत्र एक सुलभ और सरल माध्यम होता है जिसमें लिपिबद्ध करके अपनी बातों को और गंभीरता से, बात हुई तो किसी को नहीं मालूम क्या बात हुई, बंद कमरे में बात हुई, लिपिबद्ध पत्र के माध्यम से कम हर चीज को सोच समझ के आदमी ऐसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के, केंद्र के प्रतिनिधियों के सामने रख सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि ये अनुचित है, बल्कि और पत्र लिखे जाएं तो कोई हर्जा नहीं है। इतने विभाग हैं सरकार के, एक पत्र तो कुछ भी नहीं होगा उसकी तुलना में। और पत्र लिखने का मैंने कारण आपको बताया, LWE की राशि खर्च नहीं हो रही है, LWE की तो राशि आई नहीं है। PMGSY में बृजमोहन जी को भी जानकारी होगी कि पूरे देश में सर्वाधिक राशि पिछले 2 सालों में PMGSY की सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने इसलिए दी है कि परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा रहा है। प्राप्त राशियों को रोडों में क्रियान्वित करके एक समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण सड़कें उपलब्ध कराने में ये पूरे देश में, और भाई भतीजेवाद की बात होती है, मैं उसके आगे जाके बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ ने अगर सड़कों के लिए पैसा मांगा PMGSY का तो केंद्र सरकार ने मना नहीं किया। उन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पे कहा कि हाँ, अगर आपने सड़क बनाई है और हमने जांच भी की है, गुणवत्तापूर्ण सड़कें हमने पाई हैं, और बताइए आपको कितनी सड़कें चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के तरफ से सड़कों के संदर्भ में कहीं कमी नहीं हुई है। ये बात सही है कि अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ सड़कें जिनकी मंजूरी हुई थी PMGSY के माध्यम से 25, 26, 28 टेंडर लगाने के बाद भी उन सड़कों के लिए एक भी बिड नहीं आई है। तो ऐसे सड़कों को हम लिख के भी केंद्र सरकार को बताते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में गिनता है कि ये सड़कें नहीं बनी आपकी। तो 28 टेंडर लगाने के बाद भी अगर कोई भी ठेकेदार उन क्षेत्रों में काम करने की स्थिति में नहीं पाए जाते तो हम केंद्र सरकार को लिखते हैं कि इसको ड्रॉप कर दीजिए, या हम और प्रयास करते हैं छोटे छोटे टेंडर करने का। बहुत छोटा सा कमेंट में, ड्रॉप करने की बात करते हैं, अग्रवाल साहब से ये चाहता हूं। अग्रवाल जी, इसमें से ज्यादातर सुझाव वो हैं जिस पर आप भी सहमत थे और पहले आप काम करते रहे हैं, लेकिन अब अगर ये सुझाव अब जा रहे हैं तो फिर इसमें राजनीति क्यों दिखती है? बहुत छोटा सा उत्तर। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि राजनीति है और सुझाव कोई खराब है, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं। हमारा तो कहना है कि राज्य सरकार पहले अपना परफॉर्मेंस करके दिखाए कि हमने नक्सल क्षेत्रों में ये काम किया है और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार का ये सहयोग मिले। और जैसा टी.एस. सिंह साहब खुद बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लगातार सैंक्शन दिया। मेरी जानकारी में आज भी PMGSY की 50% सड़कें बस्तर में नहीं बन पा रही हैं और उसके लिए हमारे पास जो फोर्स है उस फोर्स को लगाकर या हम अपने ऑफिस से हम अपने डिपार्टमेंटल कर उन सड़कों को बनाने की कोशिश करना चाहिए। नक्सलवाद को समाप्त करने का सबसे बड़ा आधार होगा वहां की सड़कें, और हमारी सरकार ने 15 सालों में वहां के हाईवेज बनाए हैं, वहाँ की सड़कें बनाई हैं। चर्चा इसी बात के लिए थी कि ये जो पत्र हैं इनसे समाधान की तरफ हम जाएं। एक ऐसा वाद जिससे वर्षों से नहीं दशकों से पीड़ित रहा है पूरा एक बड़ा इलाका, न केवल हमारे प्रदेश का, कई प्रदेशों का एक पूरा कॉरिडोर प्रभावित रहा है, उसमें हल निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए अगर पत्र लिखे जाएं, मेल मुलाकात हो और वो जड़ से खत्म हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितनी सियासत है, कितनी हकीकत है, ये प्रदेश जरूर देख रहा है। फिर से आप सबको शुभकामनाएं देते हुए समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।